स्वाध्याय एक ऐसी चीज है जो लगातार अभ्यास के माध्यम से और परिपक्वता को प्राप्त करती है। इसमें जो है पाठ इसमें यदि नया पाठशाला के आए तो मैया सर को मैं लगभग 2018 से जानता हूँ उनके यूट्यूब चैनल से। जब वो व्याकरण के वीडियो डाला करते थे तब वहाँ के प्रोफेसर को देखकर वहाँ मुझे लगा कि राजनीति में तो अपने मेरे जैसे किसान परिवार के लिए कोई जगह नहीं है, यहाँ तक आ सकता। वहाँ से 2016 में एमए के साथ मैंने नेट दे दिया। देखिए मैं अपन पेज बांट सकते हैं कि ये 10 पेज है, रोज के 10 पेज पढ़ूंगा तो ये कितने दिन पूरे हो सकते हैं। उस डेट लगा देता था कि यह किताब मुझे इस डेट को पूरी करनी। नमस्ते, आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज मेरे साथ एक खेत खलियान का लाल, जिसने शिक्षा जगत में सबसे बड़ा पद जो है सहायक आचार्य, उसमें सफलता अर्जित की है। मैं ऐसे प्रतिभाशाली विद्यार्थी, अध्येता और शोधार्थी गजेंद्र जाखड़ का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। गजेंद्र जाखड़ मित्रों हथुंडी बावड़ी जोधपुर अर्थात औसियां जो तहसील है वहाँ से आते हैं और बिल्कुल एक किसान परिवार से हम सब साथी जानते हैं। ये किसान परिवार इसलिए बोल रहा हूँ कि हमारे भारत की जो आत्मा है वो गाँव में बसती है और कहीं न कहीं हमारे जो अभाव हैं वो चित्रित करने की, उसको व्याख्यायित करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन ऐसी जो दुर्धर्ष परिस्थितियाँ जो होती है, जिसको मैंने भी भोगा, जिसको इसने भी भोगा, और वहाँ से शिक्षा जगत में आना और फिर भाषा जैसे विषय में इतनी बड़ी सफलता अर्जित करना निश्चय ही इसलिए और रेखांकित करने योग्य ये हो जाती है। गजेंद्र जो हैं वो इसने DSSB NVS में चयन इसका हुआ, वहाँ ज्वाइन नहीं किया। तदनंतर केंद्रीय विद्यालय जो KVS जो है उसमें पहली बार इसका पदस्थापन हुआ, वहाँ पर सेवा दी उन्होंने और फिर उसके बाद में 2020 में जो द्वितीय श्रेणी हिंदी की जो विज्ञप्ति आई थी उसमें चयनित हुए और वरिष्ठ अध्यापक के रूप में अभी कार्यरत है। प्रिय मित्रों, ये शिक्षा का सिलसिला देखिएगा, एक ऐसा है जो अनवरत आगे बढ़ता है। स्वाध्याय एक ऐसी चीज है जो लगातार अभ्यास के माध्यम से और परिपक्वता को प्राप्त करती है और इसी के चलते गजेंद्र ने 2018 में जूनियर रिसर्च फेलोशिप, एक बहुत बड़ा एग्जाम हम साथी जानते हैं, उसको उत्तीर्ण किया। अभी संप्रति जो हैं वो इनका विषय ये PhD शोध छात्र भी हैं और जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जो जोधपुर है वहाँ से ये अभी जो है वो अनुसंधान कर रहे हैं, शोध कर रहे हैं। शोध का विषय भी इन्होंने बिल्कुल अपने अनुकूल और अपनी परिवेश के अनुकूल लिया है। वो विषय ये है कि हिंदी के जो उपन्यास हैं उनमें किसान जीवन जो है और किसानों का जीवन और उसका संघर्ष जो है उसको चित्रित करेंगे एक नए अंदाज से। निश्चय इनका शोध कार्य भी उत्कृष्ट और गुणवत्ता युक्त होगा। मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, 2024 सहायक आचार्य में अभी जो है शीघ्र ही पदस्थापन इसका होने वाला है और संपूर्ण राजस्थान में ये बिल्कुल हर्ष का विषय है, मेरे लिए बहुत आनंद का विषय है कि मेरा छोटा भाई है और 13वीं रैंक से चयनित हुआ। ये जो यात्रा मैंने अभी आपको बताई, ये संक्षेप में मैं इतना ही बताना चाहूँगा। बाकी जीवन में बहुत सारी चीज़ें होती है, आप समझ सकते हैं कि 4 एग्जाम पास किए हैं तो निश्चय ही कितना एक जो है वो जैसा नाम है गजेंद्र, वैसे ही इसने जो है वो जीवन में शिक्षा में काम किया और ये यहाँ रुके नहीं। रुकने का मतलब ये है कि शिक्षा जगत की अच्छी पोस्ट, इससे कुछ होता नहीं, लेकिन लगातार ये काम करता रहे, हिंदी के लिए अच्छा काम करे और मैं तो बिल्कुल आमंत्रित करूंगा कि मेरे साथ मिलकर के काम करे। तो मैं बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद देता हूं और मित्रों इनके जो अनुभव हैं वो आपको किस तरह से लाभान्वित करेंगे और इसलिए मैं तो रोज बोलता रहता हूं, मैं सीधा जो है वो आपसे मुखातिब कराऊंगा गजेंद्र को। आप अपने बारे में कुछ बताएं और उसके बाद में मैं आपसे कुछ पूछूंगा, विद्यार्थियों तक आपकी बात पहुंचे। बताइएगा गजेंद्र। आप सभी को मेरा नमस्ते और महेश सर को मेरा प्रणाम। सर ने मेरा परिचय करवाया ही है और मैं 2020 से वरिष्ठ अध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। इससे पहले KVS में था, DSSB NVS में सिलेक्टेड हूँ और SI में भी मैंने लिखित परीक्षा पास की है, फिजिकल नहीं दिया था।
उसके बाद 2022 वाली जो व्याख्याता भर्ती है उसमें भी मैं कुछ 1 अंक से पीछे रहा था। और अभी मैं सहायक आचार्य के पद पर 13वीं रैंक से चयनित हुआ हूँ। इसमें जो है बात इसमें यदि मैया पाठशाला की आए तो मैया सर को मैं लगभग 2018 से जानता हूँ, उनके यूट्यूब चैनल से, जब वो व्याकरण के वीडियो डाला करते थे। और वहीं से मैंने व्याकरण के प्रति ऐसे लगा कि व्याकरण में कुछ अच्छा किया जा सकता है, क्योंकि उस समय व्याकरण के मामले में बहुत कम ऐसे शिक्षक होते थे जो हमें कुछ नया पढ़ाए, या फिर जो परीक्षा उपयोगी हो, या फिर अपने जीवन में उपयोगी हो, या फिर अपने भविष्य में अपने विद्यार्थियों को कुछ दे सकें। आज भी जब देखते हैं तो मैं एक ऐसे परिवेश से आता हूँ जो क ख ग घ अड़े बोला जाता है। पहली बार मैंने मैया सर से ही क ख ग घ अंग बोलना सीखा था। ये सर मैं मतलब एकदम सही है, मैंने आपको पहले भी बताया था इस बारे में। और उसके बाद जो है ये जब सहायक आचार्य की भर्ती आई तो हाँ, मैं अध्याय तो मैंने स्वाध्याय किया था, लेकिन आपने जो टेस्ट सीरीज चलाई थी उसमें मैं जुड़ा हुआ था। उसमें जैसे जैसे वो टेस्ट का शेड्यूल था, टेस्ट देता रहा। और आपके शुरुआती जो आपने वीडियो एक्सप्लेन करवाए थे वो मैंने देखे। फिर जैसे परीक्षा नज़दीक आई, टाइम कम था, तो मैं केवल टेस्ट ही देता रहा था। और धीरे धीरे उसके बाद मुझे लगा कि एग्ज़ाम देने के बाद मुझे लगा कि पेपर अच्छा हुआ है। तो लगभग आंसर की आने के बाद 156 अंक बन रहे थे। उसके आसपास ही मैया सर ने जून में जो है साक्षात्कार के लिए एक कार्यशाला चलाई थी। और उस कार्यशाला में मैं यहाँ पर मेरे 3 से 4 दोस्तों के साथ आया, और जो मेरे 3 साथी आए थे उन तीनों का चयन हुआ है सहायक आचार्य में। और उसमें मैया सर का ऐसे कहें कि आपने मेरा वीडियो देखा होगा, यूट्यूब चैनल पर ही है। उसमें मैं किस प्रकार मतलब एक सामान्य से प्रश्नों का भी मैं जवाब नहीं दे पा रहा हूँ। तो उसके बाद निरंतर मैं मैया सर के संपर्क में रहा। और मौके के बाद मुझे लगा कि भाई मुझमें ये कमियां हैं, मुझे यहाँ ध्यान देना चाहिए। तो मैंने वहाँ पर मेरी कमियों पर काम किया। और उसके बाद में मुझे लगा है मुझे इंटरव्यू में भी अच्छे मार्क्स मिले होंगे, ठीक ठाक मार्क्स मिले होंगे। उसी के कारण मेरी अच्छी रैंक रही है। चलिए, बहुत शुभकामनाएं। गजेंद्र, एक बात पूछूंगा। जी सर। हालांकि इच्छाएं अनंत है, वो लगातार हम नए स्वप्न की तरफ जाते हैं। आप पहले से ही जब द्वितीय श्रेणी शिक्षक हैं, वरिष्ठ अध्यापक हैं, जी सर। तो फिर आपको ये कोई क्या मतलब कोई आपकी स्वयं की इच्छा थी, या ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली कि मुझे ये करना चाहिए? सर 2016 में जब मैं एमए कर रहा था, तो एमए प्रीवियस तो मेरी प्राइवेट थी, स्वयं पाठ्य ग्रुप में था। और मैंने वहाँ विश्वविद्यालय में चुनाव लड़ने के लिए एमए रेगुलर किया। और मैं वहाँ उपाध्यक्ष का चुनाव भी लड़ा था मैंने जेएनयू से। तो उसी के साथ मैंने रेगुलर एडमिशन ले लिया, मतलब एमए द्वितीय वर्ष में। तब वहाँ की प्रोफेसर को देखकर वहाँ मुझे लगा कि राजनीति में तो मेरे जैसे किसान परिवार के लिए कोई जगह नहीं है, तो मैं यहाँ तक आ सकता हूँ। तो वहाँ सर 2016 में एमए के साथ ही मैंने नेट दे दिया था। उसमें पहली बार में मेरा नेट हुआ भी नहीं था, दूसरी बार में मेरा नेट हुआ था। तो उस समय सर मेरे दिमाग में ये आ गया था कि मुझे यहाँ जाना है। साथियों, ये पक्ष तो मुझे इसका पता नहीं था कि इसने इसमें भी राजनीति में भी हाथ आजमाए, क्योंकि देखने में भी बहुत सहज और सरल लगता है, लेकिन ये बहुत कठिन होता है कि वहाँ जाकर के वापस शिक्षा की तरफ उन्मुख हो जाना। और आज जो है आपके साथ यहाँ तक पहुँच गए। अच्छा, मैं आपसे सीधे एक प्रश्न करूँगा कि सहायक आचार्य जो परीक्षा है, ये 224 नंबर की परीक्षा है। 3 प्रश्न पत्र इसमें होते हैं, 2 विषय के होते हैं, और एक जो है वो आपका 50 नंबर का आपका जनरल स्टडी वाला पेपर होता है। इसका समय प्रबंधन कैसे किया जब आप, क्योंकि आपके पास सरकारी दायित्व भी हैं, घर परिवार का दायित्व भी था, और फिर इतनी आवश्यकता नहीं होती है शायद, क्योंकि हर महीने 1 तारीख जैसे ही होती है और पॉकेट में कुछ आ जाता है। तो फिर ऐसी क्या मतलब कौन सी बर्निंग डिजायर थी जिसके कारण आपने इसको टाइम मैनेजमेंट किया? कितने घंटे पढ़े, कैसे पढ़े? सर मेरे लिए ये एक लंबी यात्रा है। मैंने 2000
मेरी नेट नहीं थी तब भी मैंने एक बार सहायक आचार्य का फॉर्म भरा था, ऐसे ही आजमाने के लिए। तो उस समय 2016 में वो पेपर हुआ था, एमए के एग्ज़ाम के साथ ही, इधर एमए के एग्ज़ाम थे और उधर वो पेपर हुआ। तो उसमें मैंने एग्ज़ाम दिया और ऑनलाइन हुआ था, और पेपर बहुत सरल था, जिसमें काफ़ी लोग चयन भी हुए उस समय। तो पेपर इतना सरल था सर कि मतलब आप 2016 की बात कर रहे हैं? हाँ, 2016 की बात कर रहा हूँ। हाँ। बिल्कुल सरल पेपर था, और मेरे एमए भी नहीं थी, तो मैंने कहा ये तो सरल पेपर है, ये तो मैं भी कर सकता हूँ, इतना आसान है। उसके बाद मैंने स्कूल व्याख्याता का एग्ज़ाम दिया, लेकिन मेरा चयन नहीं हुआ। उसके साथ ही अच्छा, ये बीच में टोक रहा हूँ, वरिष्ठ अध्यापक तक पहुंचने के लिए कितने एग्जाम देने पड़े? सर 3 एग्ज़ाम। और यहाँ तक पहुंचने के लिए? सर कम से कम 10-12 एग्ज़ाम दिए होंगे। तो मुझे लगता है कि देखिए 12-15 एग्जाम, अभी जो आपसे पहले आए विद्यार्थी उससे बात कर रहा था, 25 एग्जाम देने के बाद में वो प्रथम श्रेणी बने, और आप 12-13 में बन गए, बड़ी बात है। तो पहले बात तो मैं ये कहूँगा, और मैं उन परिजन को भी कहना चाहता हूं कि वर्तमान दौर जो है उसमें एक एक परीक्षा में लाखों विद्यार्थी होते हैं, कई स्थितियां होती है, कई परिस्थितियां होती है, कई बार हम बहुत अच्छा पढ़ रहे होते हैं लेकिन वो कंटेंट नहीं आ पाता एग्जाम में जो हम तैयार करके गए हैं। तो ऐसे में आप निराश मत होइए, लगातार चरई वेती ये आपका ध्येय होना चाहिए। ये जो 3 प्रश्न पत्र हैं, मैं सहायक आचार्य के लिए बात कर रहा हूं, लेकिन चूंकि इसको आप सभी साथी जो साहित्य वाले हैं वो भी जो है वो गजेंद्र के बात को आप सुनेंगे कि यहां आपने कैसे मैनेज किया, कि क्या इनको तीनों को अलग अलग कोई डिवाइड कर रखा था आपने कि इसको इतने घंटे पढ़ना है, इसको इतने घंटे पढ़ना है, या फिर जब मर्जी आई वहां पढ़ लिया? क्या किया था? ऐसे मैंने टाइम बाउंड नहीं किया था। मैंने आपको पहले ही बताया ये लंबी यात्रा है। मैं जब केवीएस में था, मेरी पोस्टिंग भुज थी, वहाँ मैं सहायक आचार्य के सिलेबस के अनुसार किताबें साथ में लेकर गया था, और सिलेबस के अतिरिक्त किताबें भी मैं ऑनलाइन वहाँ मंगवाता रहता था, कुछ उपन्यास, कुछ नाटक ऐसे पढ़ता रहता था। बाद में पोस्टिंग बाड़मेर हुई वरिष्ठ अध्यापक के पद पर। वहाँ पर मैंने 2021 वाली भर्ती की तैयारी की थी सहायक आचार्य की, जिसमें 66 पद थे, और उसमें मेरा इंटरव्यू कॉल हुआ था, लेकिन मेरा अंतिम चयन नहीं हुआ, क्योंकि लिखित परीक्षा में अंक कम थे। तो उसके बाद जब मेरा इंटरव्यू कॉल हुआ तब मुझे लगा कि और तैयारी करनी चाहिए। तो तुरंत जैसे ही, अब उसके बाद मेरी पोस्टिंग मेरे गांव में हो जाती है, फिर घर में रहना और तैयारी करना ये बड़ा चुनौती भरा काम है। घर के काम भी करना है, घर वालों के साथ रहना भी है, और स्कूल भी जाना है, काम भी और पढ़ना भी है। तो सर जब भर्ती आई उसी के साथ मैंने ऐसा कोई टाइम बाउंड नहीं किया कि मुझे इतने घंटे पढ़ना है, ऐसा नहीं किया। मैंने दिन बांटे थे और पेज बांटे थे किताबों के। बहुत बढ़िया। देखिए एक नई बात आप सीख रहे हैं कि एक पुस्तकों के पेज बांट लिए कि इस दिन उस दिन के अनुसार कि आज मुझे ये करना है, आज मुझे ये करना है। जैसे जीके का एग्जाम है, हाँ, तो विशेषकर हिंदी में तो क्या है कि इतना पेज बांटना थोड़ा कठिन काम है। जीके में हम पेज बांट सकते हैं कि ये 110 पेज है, रोज के 10 पेज पढ़ूंगा तो ये कितने दिन में पूरे हो सकते हैं। तो उस डेट लगा देता था कि यह किताब मुझे इस डेट को पूरी करनी। अच्छा, आपने मान लीजिएगा कि 15 तारीख को कोई एक सामग्री पढ़ी है, 15 दिसंबर को, तो उसको वापस आपने कितनी बार रिवीजन किया? सर मैं लगभग 3 से 4 बार रिवीजन हुआ था मेरा किताब। एक बार आपने 15 दिसंबर को पढ़ लिया, तो फिर इसको कितने दिन बाद में वापस देखोगे इसी सामग्री को? सर जैसे ही सर ऐसा होता था कि जैसे ही जैसे मैं राजव्यवस्था पढ़ रहा हूँ, तो जैसे ही राजव्यवस्था पूरी हुई उसके बाद वापस शुरू कर दी, उसको वापस शुरू कर दी। मतलब आप पूरे को एक साथ पूरा पढ़ लेते थे फिर? अच्छा, पढ़ते समय क्या क्या प्रैक्टिस रहती थी कि क्या मुझे ये 20 पेज पढ़ने हैं, या आपने 10 पेज पढ़ रहे हो तो उसको आप बिल्कुल सोच समझ करके पढ़ रहे थे, या फिर कैसे? मतलब एक फर्स्ट टाइम आपने यूं ही रीडिंग करी, सेकंड टाइम आपने कुछ और किया, थर्ड टाइम कुछ और? सर मेरी तैयारी तो लंबी थी, मुझे नया कुछ पढ़ना नहीं था, मुझे वही उन्हीं चीज़ों का रिवीजन करना था। तो मैंने उन चीज़ों को पढ़ा और साथ में पुराने प्रश्न पत्रों को हल किया। राजस्थान जीके कैसे पढ़ा? राजस्थान जीके में सर एक हिंदी साहित्य जो अपना ये इतिहास कला संस्कृति है वो वाला पार्ट, और इकोनॉमिक सर्वे वाला, भूगोल वाला ये पार्ट, एक पब्लिकेशन की किताबें थी जो पवन भंवरिया आदि लिखते हैं, अच्छी किताब आती है। और एक राज व्यवस्था की किताब थी जो ज्ञान वितान प्रकाशन से है, जो राहुल चौधरी, जहाँ से मेरी किताब आती है। हाँ, राहुल चौधरी लिखते हैं। वो किताब बेहतरीन किताब है राजस्थान की राज व्यवस्था के लिए। उसके मुकाबले मुझे अभी तक वही पुस्तक नहीं मिली। राजस्थान की राज व्यवस्था ज्ञानवितान की पुस्तक है, ज्ञानवितान प्रकाशन है मित्रों, और राहुल चौधरी जो हैं वो इसके लेखक हैं। आप लोग उस पुस्तक को जरूर से देखिएगा, ये बहुत मददगार, सभी साथी जितने भी चयनित हुए, बेहतरीन किताब है, बहुत बेहतरीन पुस्तक है। अच्छा, आपने ये जो प्रथम प्रश्न पत्र है
विषय का, इस विषय वाले प्रश्न पत्र में चूंकि व्याकरण भी है, भाषा विज्ञान भी है, उसमें काव्यशास्त्र भारतीय पाश्चात्य भी है, इसमें जो है वो प्राचीन काव्य भी है, मध्यकालीन काव्य, जो आधुनिक काव्य और कथा साहित्य भी है, उन सबको कैसे तैयार किया था? देखो सर, प्रथम यूनिट थी, उसके लिए जो प्रथम यूनिट में जो व्याकरण है, भाषा है, तो व्याकरण के लिए एक पहले 9 से 12 किताब चलती थी वो, और एक हिंदी व्याकरण माला नाम से जो कृष्णाराम मैया विमलेश शर्मा की जो किताब है उसको मैंने पढ़ा था। और देवनागरी लिपि और हिंदी वर्तनी का मानकीकरण के लिए हिंदी निदेशालय द्वारा एक PDF एक छोटी सी पुस्तिका है, उसको मैंने पढ़ा। और हिंदी भाषा के लिए जो मैंने है भोलानाथ तिवारी को देखा था, वो इसलिए देखा था क्योंकि 2021 का हुबहू प्रश्न पत्र वहीं से छपा था, काफी प्रश्न आए थे, तो इसलिए मैंने भोलानाथ तिवारी के आगे के 7-8 प्रश्न मैंने वहां से देखे थे। और दूसरी यूनिट आती है काव्य शास्त्र की, उसमें कुछ प्रश्न भगीरथ मिश्र के पढ़े थे, और कुछ मेरे पुराने, जब तक शायद मेरी पुस्तक आई नहीं थी आपकी किताब, तो पुराने नोट्स बनाए हुए थे कुछ किताबों से, वो पढ़े थे। और इसमें जो पाश्चात्य काव्य शास्त्र में है, मैंने देवेंद्र नाथ शर्मा, उसको अच्छी तरीके से 3 से 4 बार मैंने पढ़ा था। और चौथी और 5 यूनिट से मैंने मूल किताबें पढ़ी थी। अब तो मूल किताबों की आवश्यकता नहीं रही, अब तो हमने निकाल दी है। अभी वो जो ये पाश्चात्य काव्य शास्त्र की जो किताब है, वो जब ये यहाँ मैं साक्षात्कार के लिए आया था तब आपने दी थी वो किताब, तो उसको जाके मैंने देखा था अच्छी तरह से, तो मुझे ऐसा लगा कि कम से कम 7 से 8 जो प्रमाणिक किताबें हैं, तो उन किताबों को इतना मैटर पढ़ने की बजाय उस एक किताब को पढ़ लें तो अपना काम हो जाता है, अपन मतलब अच्छे नंबर ला सकते हैं, अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। इसमें मैं कोई बनावटी बात नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने उस किताब को देखा है, परखा है, और मेरी छोटी बहन को भी मैंने वो किताब दी है। मैंने कहा इसमें अरस्तु और लोंगिनुस, इसमें से पढ़ लेता। अरस्तु लोग, हाँ, फर्स्ट ग्रेड में चलिए वही है। अच्छा, ये बताइए कि जो द्वितीय प्रश्न पत्र है उसमें पूरा आदिकाल से लेकर के समकालीन पूरा साहित्य उसमें है, तो साहित्य में हर विद्यार्थी से प्रश्न पूछ रहा हूँ, शायद मेरे पाठक हो सकता है कि इस बात को कि हर विद्यार्थी से, लेकिन ये इसलिए खोज रहा हूँ मैं क्योंकि बहुत बड़ा पार्ट है, और मैं तो पढ़ा ही रहा हूँ 20 साल से, लेकिन साहित्य इतिहास को पढ़ने का सही तरीका क्या है, उससे कैसे पार पाएं? देखिए सर, इसमें सबसे पहले है जो आप जिस PSC की तैयारी कर रहे हैं, जैसे RPSC है, तो RPSC ने जितने भी आज तक प्रश्न पत्र हल करवाए हैं, उन प्रश्नों को देखना चाहिए। जैसे अपनी आज ही किताब लॉन्च हुई है, हमने की है, तो ये अब विद्यार्थी एक तो साइट पर जाए, वहां से डाउनलोड करे। हिंदी साहित्य प्रश्न संचयी का जो पुस्तक जो है वो अभी मेरी पुस्तक आई है, उसको आप जरूर से देखिएगा। पुराने प्रश्न पत्र उसमें सारे हैं, उसका स्पष्टीकरण भी है। उन्हें डाउनलोड करके देखने की बजाय हमें एक जगह मिल रही है, और उनका नीचे जो है सॉल्यूशन भी मिल रहा है। तो ये मैंने वो किताब देखी भी थी, लगभग आधा घंटा मैंने उस किताब को चेक किया है, तो अच्छी किताब है, उपयोगी है। और मैं भी मेरे छोटे भाई बहनों के लिए, मतलब 2 बहनें मेरी तैयारी कर रही है, तो उनके लिए ले जा रहा हूँ। बहुत अच्छी किताब है। और हमें क्या है कि एक तो अपन खुद ढूंढ के मेहनत करें, उसकी बजाय हमें पूरी मेहनत एक किताब मिल रही है, तो हम ये विद्यार्थियों के लिए फायदे की बात है। उनमें उनकी भलाई है, उनका समय बचत हो रहा है, समय कितना कीमती। साहित्य को कैसे पढ़ें, ये एक समस्या होती है। हर विद्यार्थी को लगता है कि इतने कंटेंट है, क्या उसमें कोई ट्रिक बनाना चाहिए? नहीं सर, या फिर चलिए मेरे मन की बात करी, ट्रिक तो साथियों मैं उसको पसंद नहीं करता, और ये बात सही भी है कि ट्रिक नहीं बनाना चाहिए। ट्रिक में कितनी ट्रिक बनाओगे आप? ठीक है, एक चीज हो सकती है कि जैसे एक एग्जांपल के तौर पर मैं आपको कहना चाहता हूँ कि सप्तक है, उनके कवियों की आपने ट्रिक बना ली, चलो कोई बात नहीं, लेकिन हर जगह ट्रिक काम नहीं आती। आप किताब को अच्छे से पढ़िए और पुराने प्रश्नों को हल करिए। नए जो विद्यार्थी अभी तैयारी कर रहे हैं, देखिए ये ऐसा दौर है जिस युग में हम और आप लोग जी रहे हैं मित्रों, उसमें क्योंकि मैं कहता हूँ कि सांसारिक मुक्ति तभी है जब आप फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड लग जाओ तो मुक्ति है। तो ये जो विद्यार्थी जो बार बार असफल हो जाते हैं, या कहीं हौसला इनका जवाब दे देता है, कहीं चलते चलते कहीं थकावट हो जाती है कि अब जीवन में बहुत हो लिया, अब मुझसे नहीं होगा, उनको क्या प्रेरणा देंगे आप? सर, मेरा कहना यही है कि यदि आप बार बार असफल हो रहे हैं तो ऐसा सोचिए कि नए विद्यार्थियों से आप 2 कदम आगे हैं। ये बहुत अच्छी बात कही है कि जो आपके सामने जो पहला विद्यार्थी जो पहला कदम चलने की सोच रहा है, उससे तो आप आगे हैं, पहली चीज। हाँ, तो आप यदि अपने अनुभव को
आप में हो सकता है, आप में ज्ञान की कमी नहीं है, आप में मेहनत भी की कमी नहीं है, आप हो सकता है पेपर मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं, या फिर आप कुछ ज़्यादा मैटर पढ़ लेते हैं, बहुत ज़्यादा मैटर इकट्ठा, ये प्रकाशन किताब है, ये इकट्ठा कर ली, ये इकट्ठा कर ली, इतना सारा मैटर हम यदि अपनी टेबल पर इकट्ठा कर लेते हैं तो हम नहीं पढ़ पाते। अपनी एक किताब होनी चाहिए। तो साथियों वहां हमें एक तो ये ध्यान रखना है कि कोई भी आयोग जिसकी आप परीक्षा दे रहे हैं उसके पुराने प्रश्न पत्र, उस नस तक, उस जड़ तक हम जाएं कि आखिर प्रश्न कैसे निर्मित हो रहे हैं और उन प्रश्नों को करने का तरीका क्या है। बहुत सारी पुस्तकें मत पढ़िएगा, आप चाहे मेरी पुस्तकें पढ़ें, किसी की भी पढ़ें, जो आपको लेखक आपको लगता है कि हाँ ये गूगल वाला मास्टर नहीं है। सर सबसे बड़ी बात है कि आप किताब उठाइए, बुक डिपो पर जाइए और पुराने प्रश्न पत्र उठाइए, देख लीजिए कि इसमें से प्रश्न आ रहे नहीं आ रहे। आप किसी का भरोसा मेरा मत कीजिए, सर का भी मत कीजिए, मैं तो कह रहा हूँ आप किताब देखिए और प्रश्न पत्र देखिए, उसके बाद आपको खुद लग जाएगा कि मुझे ये पढ़नी चाहिए, मुझे ये नहीं पढ़नी चाहिए। बिल्कुल, चलिए यहाँ तक बात हुई। अब एक और बड़ी बात यह है कि कोई भी परीक्षा जो होती है उसके अंदर नकारात्मक अंकन होता है, उससे कैसे बचना चाहिए? अभी इसमें कितने मार्क्स थे आपके? मेरे सर 156-57 नंबर थे। मित्रों ये बहुत बड़ा नंबर होता है, बहुत बड़ा नंबर होता है। राजस्थान में 13वीं रैंक आना ये दर्शाता है कि इतने मार्क्स लाना, 200 अंक में से 156-57 नंबर लेकर के आना, तो इसमें निश्चित रूप से एक स्ट्रेटेजी भी होगी और गजेंद्र ने उसको जो है वो अपनाया भी होगा। ये नकारात्मक अंकन जहां परीक्षा हॉल में जाकर के हमें लगता है कि ये तो 2 नंबर का प्रश्न है या तो ये तो आधे नंबर का प्रश्न है, इससे कैसे बचना चाहिए या करना चाहिए या तुक्के कुछ लगाना चाहिए, क्या लगता है? सर तुक्का, बिल्कुल तुक्का तो मतलब नहीं लगाना चाहिए। हमें जहाँ लग रहा है कि 2 ऑप्शन कट रहे हैं और उन 2 में से हैं तो 50% रिस्क ली जा सकती है। बाकी पूरा ऑप्शन अपन पढ़ रहे हैं, पूरा कुछ भी नहीं आ रहा है, हम तुक्का लगा रहे हैं तो वहाँ अपन मरना ही है। लेकिन 50% तक रिस्क ली जा सकती है ऐसे प्रश्नों में जहाँ हमें लगे कि हमें ये पढ़ा है और ये 2 प्रश्न तो, ये 2 ऑप्शन तो पक्का ही नहीं है, इन दोनों में से एक हो सकता है, तो वहाँ हमें वो फायदा ही देगा प्रश्न। ये मेरे साथ, ये मेरे आजमाया हुआ। क्या आपको लगता है, मैं एक प्रश्न और कर रहा हूँ आपसे, कि सोशल मीडिया का ज़माना है, ऐप का ज़माना है, एक तरफ ऑफलाइन है, आपको क्या लगता है कि ऑफलाइन और ऑफलाइन जाना चाहिए, सेल्फ स्टडी करनी चाहिए, या ऐप की तरफ जाना चाहिए, या इन दोनों को छोड़ करके केवल सेल्फ स्टडी करनी चाहिए? देखो सर, जो विद्यार्थी पुराने हैं, जिन्होंने बहुत कुछ पढ़ रखा है या कहीं से कोचिंग ले रखी है, उन्हें सर कोचिंग की तरफ न जाकर अपने वही पुराने नोट्स। बहुत बढ़िया बात है, ये बिल्कुल सही बात है कि यदि किसी ने एक बार पगडंडी जिसने बना ली है, शर्त यह हो कि आपने कहीं अच्छी जगह से की और वो नोट्स ऐसे हो जिसमें से प्रश्न आए हो। अच्छा, इन दोनों में आप क्या जो है सबसे बेहतरीन विकल्प मानते हैं कि ऑफलाइन या ऑनलाइन? ये सर सुविधा के अनुसार है। यदि कोई जिस शहर में रह रहा है उसी शहर में उसकी कहीं इंस्टीट्यूट है, उसे लगता है कि वहाँ मुझे जाकर मेरे ही शहर में वो सामग्री मिल जाएगी जो उत्कृष्ट सामग्री है, जो परीक्षा से संबंधित है, कोई अच्छा अध्यापक पढ़ा रहा है। बाकी सर विकल्प यह है कि यदि आप कम खर्चे में पढ़ना चाहते हैं, सबसे बढ़िया आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। आपसे आदर्श उत्तर की कामना नहीं करूंगा, अब क्या चाहते हैं जीवन में आप? सर मैं ये चाहता हूँ कि मेरा अध्ययन कभी छूटे नहीं। उसके लिए क्या करने वाले हैं? पढ़ना पड़ेगा। तो बहुत जो है वो आशीर्वाद देता हूँ, लगातार पढ़ते रहें, बनते रहें, गढ़ते रहें। कई बार हमें ये जीवन में लगता है कि हमने बहुत कुछ पढ़ लिया, लेकिन मुझे लगता है साथियों कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, एक शिक्षक ही ऐसा होता है जो जितना परिपक्व होता है उसकी महत्ता उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जाती है। तो आप सभी साथियों के साथ में मुखातिब कराया मैंने गजेंद्र को। कोई और यदि आपका कोई संदेश हो एक उस गांव ढाणी के विद्यार्थी के लिए कि उसकी आत्मा तक पहुंचे और वो कुछ उठ करके कर जाए। देखिए, साक्षात्कार जो है वो किसी लोकप्रियता के लिए नहीं, न किसी औपचारिकता के लिए। मैं ये जो साथी हैं इसमें से भी कुछ चुनिंदा साथियों को आपके साथ लेकर के आ रहा हूं मैं। तो मुझे लगता है कि इन साक्षात्कार के माध्यम से आपका कोई सोया हुआ जो भावना है, सोया हुआ जो भाव है, जहां पर आप नकारात्मकता आप छा गई है, उससे आप निकल जाएं। तो आप क्या कहना चाहते हैं? सर सबसे बड़ी बात तो यह है कि मैं भी वहीं से आता हूं जहां से अधिकतर विद्यार्थी आते हैं। उसी गांव से आता हूं, एक किसान परिवार से आता हूं। पिता आज भी खेती करते हैं, मैं भी खेती करता हूं। और उन विद्यार्थियों को यह कहना चाहता हूं कि मेरे पिता ने ये कभी सपना नहीं देखा कि मेरा बेटा सहायक प्रोफेसर बनेगा, कभी सपना नहीं देखा। ये बहुत बहुत बड़ी बात है मित्रों, एक पिता के लिए। तो शायद मैंने रात को 12:30 बजे उनको उठाया तो बड़े खुश हुए और मुझे गले लगा लिया उन्होंने, क्योंकि उन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि मेरा बेटा
सहायक प्रोफेसर बनेगा, उनके लिए मतलब ये एक सपना ही नहीं था उनके लिए, तो ये बात है, तो उनके लिए बड़ी बात है। तो हज़ारों ऐसे विद्यार्थी हैं जो गांव से हैं, डाणियों से हैं, लेकिन किसी परिस्थिति की वजह से नहीं पढ़ पाते हैं, तो उनके लिए ये जो ये कोविड के बाद जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आया है, तो उनके लिए वरदान है। गांव में रहकर भी, ढाणी में रहकर भी, झोंपड़ी में रहकर भी वो पढ़ सकता है। बहुत बढ़िया। एक समस्या ये होती है, मैं देखता हूँ कि विद्यार्थी, ये प्रश्न किसी और विद्यार्थी से करूंगा मैं, लेकिन एक प्रश्न आपसे जानना चाहता हूँ कि जब कोई भी विज्ञापन आता है, उसमें देखते हैं कि हमारे तो 4 ही पद है या 40 पद है या 400 ही पद है, हमारे 4000 होने चाहिए, उसको आप कैसे देखते हैं? सर जितने तो मैं पहले तो हाँ बोलो पद है, तैयारी करने वाले लोग भी कम है। यदि कम पद है ना, तो उसकी ओर भागने वाले लोग भी कम है। ये बहुत बड़ी बात, इसको लिखिएगा आप लोग कि यदि ये बिल्कुल कॉमन सोच होती है कि जहां पर कम पद होंगे वहां पर हर व्यक्ति ये सोचता है कि यार इसमें तो जो है क्या होगा, तो उसकी तैयारी अवश्य करनी चाहिए। ये भी देख लीजिए कि 2021 की भर्ती में 66 पद थे, 2024 की भर्ती में 214 पद थे, मेरिट 1 नंबर ज्यादा है 214 पदों में, और पेपर का स्टैंडर्ड आपने देखा ही है। तो सर मतलब ये है कि पदों के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। पद ये आप तो अभी आपका यदि 12 पद 13 पद होते तब भी हो जाता, अभी होता 13 पद में होता मेरा। हाँ 13 पद में भी हो जाता। देखिए ये साक्षात जो आप लोग देखते हैं ना कि टॉपर कैसे होते हैं, वो ऐसे ही होते हैं, वो बिल्कुल ईमानदारी से पढ़ते हैं। और मैं आप लोगों से बहुत एक अनुरोध करूंगा, आदेश भी दूंगा, ये बड़ा दुखद होता है कि इसमें तो अभी कॉलेज संस्कृत एजुकेशन में 37 पोस्टें हैं कॉलेज प्रोफेसर की, 37 ही है साहब, हर व्यक्ति ये सोच रहा है। तो आपको उठना है, जागना है, और एक पोस्ट के लिए, एक पद के लिए आपको लड़ना होगा। अंततः जीतता वही है जो पूरा अपना 100% से भी अधिक जीवन में लगा देता है, लगातार चलता है। और चलिए मित्रों, ये थे, हाँ बताइए। सभी गांव के विद्यार्थियों के लिए एक मतलब मेरे दिल की बात कर रहा हूँ कि आप अपना एक अच्छा अध्यापक चुनिए, चाहे आप ऑनलाइन चुनते हैं, चाहे ऑनलाइन चुनते हैं, चाहे ऑफलाइन चुनते हैं, आपके मन से चुनिए, दिल से चुनिए। और जहाँ आपको लगता है कि यहाँ से कंटेंट ज़्यादा आ रहा है एग्ज़ाम में, कंटेंट भारी भरकम या बहुत ज़्यादा कंटेंट देने वालों की ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग जो अध्यापक आपको अच्छा कंटेंट दे रहा है उसे चुनिए, आप किसी की भी मत मानिए। फिर आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं है, आपको जीवन में सफलता जरूर मिलेगी। बिल्कुल, ये बहुत आवश्यक है कि हम एक शिक्षक को चुनें। बाकी बहुत सारे शिक्षक होते हैं, बहुत सारी ये समस्या भी ये होती है कि यदि हम 4 जगह पढ़ते हैं तो 4 जगह भ्रमित भी होते हैं। आप किसी से भी पढ़ रहे हैं, चाहे मुझसे पढ़ रहे हैं, किसी भी इस भारत की भूमि पर शिक्षक तो न जाने कितने उदात्त पेशा ये रहा है, और बहुत अच्छे अच्छे शिक्षक हैं साथियों। जिसको भी चुने उसको एक को चुने, अपनी पूरी ईमानदारी, लग्न और निष्ठा के साथ आगे बढ़ते रहें। बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलूंगा साथियों आपसे किसी और सफल अभ्यर्थी के साथ, तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद।